कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 23वां पार्ट देख रहे हैं। ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 23वां पार्ट देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर, मेरे पति ने मुझे मार के घर से निकाल दिया है, वो बोला रहे हैं अब मैं नहीं रखूँगा। तो मैंने डीवी और 125 का केस किया है सर, तो मुझे डीवी में रहने का हक मिलेगा सर, वो मेंटेनेंस मिलेगा सर। जी हाँ, अगर आपने डीवी का केस किया है तो इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि जो वाइफ होती है उसे वो पति के घर में रखने का आदेश कर सकती हैं, और साथ ही साथ 125 सीआरपीसी में भी आपको मेंटेनेंस मिल सकता है, या फिर डीवी के केस में भी आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, कंप्लेंट केस के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, चैनल पे मैंने कंप्लेंट केस के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे कि आप कंप्लेंट केस कैसे दर्ज करा सकते हैं, उसमें बयान कैसे होता है, उसमें गवाहों की गवाही कैसे होती है, जिरा कैसे होता है, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। साथ ही साथ कंप्लेंट केस की पूरी प्रक्रिया के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो चैनल पे जाके आप देखिए, आपको कंप्लेंट केस के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक यू सर, वेलकम। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, डीवी के आदेश में लिखा है विपक्षी संख्या A to Z को जरिए संरक्षण आदेश का किया जाता है कि वह प्रार्थनी के साथ कोई भी घरेलू हिंसा न करे ना करावें। सर, आंसर बतावें। देखिए, घरेलू हिंसा के केस में जब पत्नी करती है तो ऐसे में उसे संरक्षण मिलता है, यानी मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो यही आदेश करते हैं कि जो पति और पति के घर वाले हैं वो पत्नी के साथ किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा ना करे ना करावें। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। घरेलू हिंसा के केस में इसी तरह का आदेश किया जाता है, इसी तरह का पत्नी को संरक्षण मिलता है। अगर अब आप इस संरक्षण आदेश का पालन नहीं करते हैं और आदेश आ जाने के बाद भी आप पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करते हैं, तो ऐसे में आपको दंडित भी किया जा सकता है। आपको 1 साल तक के लिए कारावास की सज़ा या फिर 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो घरेलू हिंसा के केस में इसी तरह का आदेश आता है। ये आम बात है कि जो पत्नी है उसे संरक्षण दिया जाए, परेशान ना किया जाए, उसके साथ किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा ना की जाए, ना कराई जाए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। If my wife has sent legal notice saying I am taking drugs, playing rummy and drinking alcohol, which is false, and now demanding 25 lakhs, then what should I do? तो देखिए, अगर आपकी पत्नी जो है आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आप ड्रग्स लेते हैं, जुआ खेलते हैं तो और अल्कोहल पीते हैं, तो ऐसे में अब वो आपसे 25 लाख रुपयों की डिमांड कर रही हैं, झूठे आरोप आपके ऊपर लगा रही हैं। तो ऐसे में आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस कीजिए। और अगर आप अपनी पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो जिस आधार पे आप डिवोर्स लेना चाहते हैं उस आधार पे आप डिवोर्स का केस लगाइए। अपने आधार को कोर्ट में साबित करके आप पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई आधार ना हो, कोई सबूत ना हो जिससे आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हैं, तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सेक्शन 9 का केस लगाइए। और जैसा आपका मामला है, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास डिवोर्स लेने का कोई आधार होगा या फिर डिवोर्स लेने का कोई सबूत होगा। तो ऐसे में मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप सेक्शन 9 का केस लगाइए। बाकी और भी ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप मुझसे कॉल पे अपॉइंटमेंट लेके बात करिए, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, आपको बोला तो कि आपने कमेंट बॉक्स 19 में टाइटल डाला था और जवाब नहीं दिया, कभी भी प्लीज़ रीचेक। देखिए, जो भी आपका क्वेश्चन है फिर से आप एक बार पूछ लिए, हो सकता है छूट गया हो, कहीं मिस हो गया हो, तो फिर से आप एक बार अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन भी ले लीजिए। मेरा केस लोक अदालत में गया था। मेरे हस्बैंड ने मीडिएशन में साथ रखने का बोलकर मना कर दिया कि रिटन में लिख कर दे कि सारा आरोप झूठे हैं तभी रखूंगा। अगर मैं सेक्शन 9 करती हूं तो क्या जज साहब को पति भी यही बोलेंगे कि आरोप फाल्स है, एप्लीकेशन में लिख कर अभी
तक मैंने कोई केस नहीं किया है। सेक्शन 9 में जज साहब पति को ऑर्डर देंगे कि वाइफ को साथ लेकर जाओ, तो देखिए जज साहब पति को ऑर्डर तो कर देंगे सेक्शन 9 के केस में, लेकिन इसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा सेक्शन 9 के केस में कि जो आपके पति हैं बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रहे हैं, यानी उनके पास आपसे अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है। तो अगर ये चीज़ आप साबित कर देती हैं तो जज साहब जो हैं वो आपको आपके पति के साथ रखने के लिए आदेश कर देंगे। बाकी आप कभी भी ऐसा लिख कर ना दीजिएगा कि जो भी आरोप आपने लगाए हैं वो झूठे हैं। बस समझौता के नाम पे यही चीज़ लिख के आप दीजिएगा कि जो भी हम लोगों में मतभेद थे वो सुलह समझौता के जरिए लोगों के द्वारा समझाने के जरिए समाप्त हो चुके हैं, अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रह गई है। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ समझा देना चाहता हूँ, अगर आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको कभी भी लिख के नहीं देना चाहिए कि जो भी आरोप लगे थे वो झूठे आरोप मैंने लगाया था। अगर आप ऐसा लिख के दे देते हैं तो आप उल्टा ही फंस जाएंगे। तो समझौता में सदैव यही लिख के देना चाहिए कि जो भी आरोप हमने लगाए थे, जो भी हम लोगों के बीच मतभेद था, वो लोगों के द्वारा समझाने से, आपस में मिल बैठ के बात करने से हम लोगों ने सुलझा दिए हैं और हमारे बीच अब कोई मामला नहीं है, कोई विवाद नहीं है, हम लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार लिखित देके और मामले को समाप्त करना चाहिए। कभी भी ये लिख के नहीं देना चाहिए कि मैंने जो भी आरोप लगाया था वो झूठा आरोप था। अगर ऐसा आप लिख के देते हैं या देती हैं तो आप खुद ही फंस जाएंगे, आपके लिए खुद बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। हस्बैंड ने झूठे डिवोर्स केस डाला है, हम एक घर में रहते हैं, साथ में डिवोर्स का कितना चांस है, वो मेरा कोई खर्चा नहीं उठा रहा है, घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, मैंने डीवी का केस में सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस मांगा है, उसके घर में मेरे साथ खराब व्यवहार किया है, क्या कोर्ट ऑर्डर देगी। तो देखिए अगर आपके पति ने आपसे डिवोर्स लेने के लिए केस किया है और आप दोनों साथ ही में रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पति ने डिवोर्स का केस किया है तो ऐसे में उन्हें साबित करना पड़ेगा, जिस आधार पे वो डिवोर्स की मांग कर रहे हैं उस आधार को साबित करना पड़ेगा, तभी उन्हें डिवोर्स की मिल पाएगी डिक्री। तो ऐसे में जिस आधार पे वो डिवोर्स मांग रहे हैं अगर साबित कर देते हैं तो उन्हें डिवोर्स मिल जाएगा, नहीं साबित कर पाते हैं तो उनका केस खारिज हो जाएगा। और अगर आपके पति आपको खर्चा नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आप मेंटेनेंस के लिए केस लगाइए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी 498A को जल्दी ख़त्म कराने का कोई उपाय बताइए सर, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है सर, 4 साल हो गए लेकिन अभी तक हमें दिक्कत ही दिक्कत हो रहा है। वकील भी जल्दी ख़त्म नहीं करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि ज़िंदगी ख़राब हो रहा है। तो देखिए 498A या फिर ऐसे जो भी मैट्रिमोनियल मामले होते हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके हड़बड़ाने से, जल्दी चाहने से मामला समाप्त हो जाएगा। एक बार जब केस हो जाता है उसके बाद अगर दोनों पार्टी अडिग रह के लड़ते हैं, दोनों पार्टी पीछे नहीं हटते हैं, कोई पार्टी समझौता करना नहीं चाहता है, तो फिर तो समझिए ये मामला इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। जब आपका मजिस्ट्रेट के कोर्ट से आदेश आएगा उसके बाद सेशन कोर्ट में अपील करेंगे, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ऐसे में ये मामले समाप्त ही नहीं होते हैं। तो इन मामलों का समाप्त करने का सिर्फ एक ही उपाय होता है कि समझौता, अगर कंप्रोमाइज आप करती हैं तभी ये मामले समाप्त हो सकते हैं, अन्यथा इसमें अपील पे अपील चलती है और मामला ऊपरी अदालतों में जाता ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट जाते जाते एक मामले में मान के आप चलिए कि कम से कम 20 साल लग जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बढ़िया यही होता है कि कंप्रोमाइज़ करके आप मामले को समाप्त करा लें। तो आप जल्दी से जल्दी मामले को समाप्त कराना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंप्रोमाइज़ करें। बाकी अगर आपके ऊपर झूठा 498A का केस हुआ है और आपके पास अपने बचाव में सबूत है तो आप 482 CRPC के अंतर्गत क्वेसिंग के लिए जा सकते हैं। और अगर क्वेसिंग में आप जाते हैं और अपनी बात को साबित कर देते हैं हाई कोर्ट में तो आपका जो मामला है क्वैश हो सकता है, रद्द हो सकता है। बाकी एक और उपाय है स्पीडी ट्रायल का। इसके लिए आपको हाई कोर्ट में रीट लगाना होता है। हाई कोर्ट में जब आप रीट लगाते हैं तो हाई कोर्ट एक टाइम बाउंड कर देता है और निचली अदालत को आदेश कर देता है कि इस मामले पे जल्दी जल्दी सुनवाई करके जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। तो एक ये भी आपके पास उपाय है, इस प्रोविज़न का भी यूज आप कर सकते हैं। बाकी और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप कॉल पे बात करिए, अपॉइंटमेंट लेके मुझसे, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा
समझा दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर यदि हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करता है तो मेंटेनेंस उसकी सैलरी से बनता है जिंदगी भर तक, वाइफ की डेथ और दूसरी शादी ना हो जाए तो क्या रिटायरमेंट के बाद भी उतना ही मेंटेनेंस देना होगा जितना दे रहा था? क्योंकि पेंशन अब तो ख़त्म हो गया है और पेंशन की जगह एनपीएस सिस्टम आ गया है जो शेयर मार्केट पे निर्भर है। कोई फिक्स पेंशन मिलेगा गारंटी नहीं है इसमें। देखिए, जब आप सैलरी पा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऐसे में आप सैलरी पा रहे हैं तो उस हिसाब से मेंटेनेंस बनता है। बाकी जब आप रिटायर हो जाते हैं तो ऐसे में आपको कोर्ट में भत्ते में परिवर्तन के लिए आवेदन करना होता है और कोर्ट को ये बताना पड़ता है कि अब आप रिटायर हो चुके हैं, अब आपका इनकम उतना नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट जो होता है फिर एक बार आपके हैसियत का आकलन करता है और उसके आधार पे मेंटेनेंस डिसाइड करता है। यानी जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद कोर्ट फिर से आपके आवेदन पे आपके हैसियत का आकलन करेगा और उसके बाद जो मेंटेनेंस होगा वो कम या ज़्यादा कर देगा। तो जब आप रिटायर हो जाएंगे तो वैसे तो आपकी हैसियत कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगा, तो ऐसे में मेंटेनेंस जो होगा वो भी कम कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा कोर्ट में। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। शादी करो ही ना, 99% केस खराब ही होते हैं, लड़की चाहे गलत हो पर लोग नहीं मानते, बंदा फंस जाता है, इसके अकेले रहो क्योंकि अकेले आया थे, अकेले ही जाना है, फिर इतनी फालतू बातों में क्यों पड़ना। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। बहुत अच्छा जजमेंट है सर। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। बहुत बहुत सही जजमेंट है, जय हिंद जय भारत। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। पुलिस चार्जशीट में मेरी बहन और मेरी मां पर कोई नाम नहीं पाया, नाम निकाल दिए वेरिफिकेशन में। मेरी पत्नी ने 498A केस किया है, कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया 2500, क्या क्वास करा सकता हूं? फिर चार्जशीट में उसके नाम करने का जिक्र है, कंपनी में फिर मेरे वकील ने मेंशन नहीं किया, उसकी कॉपी सबमिट नहीं की, क्या ये अंतरिम तौर पे सुनवाई में इस कॉपी का सबमिट कर दूं? क्या आपने पूछा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपने किस तरह का क्वेश्चन पूछा है, कुछ उसका डिटेल ही नहीं पूछा है उसने। आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सही से क्वेश्चन पूछा कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन ना पूछा करिए। जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सही से क्वेश्चन पूछा करिए। बाकी जितना आपके क्वेश्चन से मुझे समझ में आया, आपका जो है वो इंट्री मेंटेनेंस लग गया है, तो ऐसे में 2500 रुपये अगर आपका इंट्री मेंटेनेंस लगा है तो ऐसे में आप हाई कोर्ट भी जाएंगे तो कोई इससे आपको मदद नहीं मिलने वाली है। सिर्फ आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो जो आपका पैसा लगेगा, समय लगेगा, मेहनत लगेगा, वही बर्बाद होने वाला है। क्योंकि जब इतना कम मेंटेनेंस लगता है तो इस पर हाई कोर्ट जल्दी कोई ऑर्डर नहीं देता है, हाई कोर्ट आपके खिलाफ ही ऑर्डर देता है। तो ऐसे में अगर आपके पास बहुत तगड़े सबूत हो, जैसे आपकी पत्नी एडल्ट्री में है और उसका आपके पास बहुत बेहतर सबूत हो जिससे आप तत्काल साबित कर दे, ठोस सबूत हो, तभी आपको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी दूसरी ग्राउंड पे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में आपका 2500 रुपये का इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो निश्चिंत रहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इतना आपको देना ही पड़ेगा। बाकी अगर हाई कोर्ट आप जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। बाकी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। और दूसरी बात, 498A का केस है, एक्वेसिंग के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसे में एक्वेसिंग के लिए आपको तभी जाना चाहिए जब आपके पास अपने बचाव में सबूत हो या फिर पत्नी ने अपने FIR में, कंप्लेन में, अपने बयान में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है जिससे तत्काल आप साबित कर दे कि जो केस हुआ है वो झूठा है। तो ऐसे में तभी आपको एक्वेसिंग के लिए जाना चाहिए। बाकी अगर आपके पास सबूत नहीं है, पत्नी ने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो फिर जाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर आपने मेरी टेंशन थोड़ी घटा दी। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग मेरा वीडियो देखा करिए, मैं बहुत स्पष्ट जानकारी देता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि एकदम अच्छी से अच्छी तरह से आपको निचोड़ के जानकारी दे सकूँ, जो भी चीज़ें बताऊँ एकदम ईजी लैंग्वेज में बताऊँ ताकि सबको समझ में आ सके। तो आप लोग वीडियो देखा करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल
जाए और आप वीडियो को देख के जानकारी प्राप्त कर सकें। तो जो भी अभी तक कमेंट आए थे मैंने उसका जवाब दे दिया है। आशा करता हूँ इस प्रोग्राम के जरिए आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी और नई नई चीज़ें जानने को भी मिली होगी। एक बार फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।